लोक व्यवहार अध्याय 8 लोगों में रुचि बढ़ाएं। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो थियोडोर रूजवेल्ट से मिलने के बाद उनके ज्ञान के अपार भंडार से चमत्कृत न हो। मिलने वाला चाहे सामान्य सा कॉबॉय हो या फिर न्यूयॉर्क का प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ या कोई सफल राजनेता। रूजवेल्ट को भली भांति मालूम था कि किससे क्या और कैसे कहना है, लेकिन वे यह सब कैसे जानते थे? उत्तर स्पष्ट है। जब भी रूजवेल्ट को किसी से मिलना होता था तो वे एक रात पहले उस व्यक्ति पर अध्ययन करके आगुंतक की रुचि के बारे में जान लेते थे। लेकिन रूजवेल्ट ऐसा क्यों करते थे? वो इसलिए क्योंकि वे जानते थे कि किसी भी आदमी के मन तक पहुंचने के लिए पहले उसके पसंदीदा विषयों पर बात करना जरूरी है। येल में अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर तथा प्रसिद्ध निबंधकार प्रोफेसर विलियम लियोन फेप्लस ने यह सबक बहुत कम उम्र में ही सीख लिया था। अपने एक निबंध ह्यूमन नेचर में फेप्लस ने लिखा है, जब मैं 8 साल का था तो मैं अपनी चाची लिब्बी लेंसले के घर पर स्ट्रीट फोर्ड में छुट्टियां मनाने गया हुआ था। एक शाम एक अधेड़ व्यक्ति मेरी चाची से मिलने आया तथा उसने थोड़ी देर बाद बात करने के पश्चात वो मेरी ओर बड़े ध्यान से देखने लगा। उस समय नावों के बारे में मैं बहुत जिज्ञासु था तथा उस आगुंतक ने अच्छे प्रकार से उस विषय पर चर्चा की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके चले जाने के बाद मैंने उस व्यक्ति की बहुत प्रशंसा की तो मेरी चाची ने बताया कि वह न्यूयॉर्क का वकील था और नावों में उसकी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। लेकिन उसने मुझसे नावों के बारे में क्यों बातें? चाची बोली, क्योंकि वह व्यक्ति बहुत सभ्य तथा चतुर था। उसे मालूम था कि तुम्हारी नावों में बहुत रुचि है, इसीलिए उसने तुम्हारी रुचि का ध्यान रखते हुए इस बारे में बातें की थी। उसने तो तुम्हारे लिए अपने आप को रोचक बनाया था, इसीलिए तुम्हें वह व्यक्ति इतना अच्छा लगा था। विलियम लियोन फेप्लस आगे कहते हैं, मैं अपनी चाची की वह बात कभी नहीं भूला। इस अध्याय को लिखते समय मेरे सामने एडवर्ड एल कैफिल की एक चिट्ठी रखी हुई है जिसमें उन्होंने लिखा है, एक बार मुझे सहायता की आवश्यकता थी। एक विशाल एस्कॉर्ट जंबरी यूरोप जाने वाली थी और मैं चाहता था कि अमेरिका के एक बड़े कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट मेरे एक बच्चे को यात्रा पर भेजने का खर्च वहन करे। इसे आप सौभाग्य कह लीजिए कि उसने मिलने जाने से ठीक पहले मैंने सुना था कि उन्होंने एक $10 लाख का चेक काटा था जो कैंसिल हो जाने के बाद उन्होंने शीशे में जरवा कर रख लिया था। ऑफिस में प्रवेश करते ही मैंने सबसे पहले उनसे $10 लाख के चेक के बारे में पूछा। मैंने उनसे कहा कि मैंने आज तक इतनी बड़ी रकम का चेक काटते हुए किसी को भी नहीं देखा और मैं यह बात अपने मित्रों तथा परिवार वालों को बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी आंखों से $10 लाख का चेक देखा है। यह सुनकर वे प्रसन्नता पूर्वक मुझे चेक दिखाने के लिए तैयार हो गए। फिर मैंने उनसे पूछा, यह चेक क्यों और किस प्रकार काटा गया? मिस्टर कैलिफ ने बहुत चतुराई का परिचय देते हुए आरंभ में बॉय स्कॉच या यूरोप की जंबरी या अपनी इच्छा के बारे में कोई भी बातें नहीं की थी। वे तो उस व्यक्ति में रुचि ले रहे थे जिसमें सामने वाले की रुचि थी। उसका परिणाम यह हुआ। कुछ देर बाद प्रेसिडेंट स्वयं पूछने लगे, अच्छा आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? मिस्टर कैलिफ ने आगे बताया, मैंने जैसे ही उनके सामने अपनी पूरी बात खोली तो उन्होंने तुरंत ही मेरा आग्रह स्वीकार कर लिया। मैंने जितना मांगा था उन्होंने उससे भी अधिक दिया। मैंने तो केवल एक बच्चे का यूरोप जाने का खर्च मांगा था, लेकिन उन्होंने तो मेरे 5 बच्चों की और मुझे भी यूरोप भेजने का व्यवस्था कर दी थी। उन्होंने साथ में हमें $1000 का क्रेडिट लेटर भी दिया और हम सबको यूरोप में रुकने का 7 दिनों का खर्च भी दिया। अपनी कंपनी की ब्रांच प्रेसिडेंट को पत्र लिखकर उन्हें हमारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए भी कहा। उन्होंने हमें पेरिस की सैर कराई। तब से उन्होंने कई गरीब युवकों को नौकरी दी है और वे अब भी हमारे समूह में सक्रिय हैं। लेकिन मुझे पता है कि यदि मैंने उनकी रुचि का ध्यान न रखा होता तो अपनी बात मनवाना मेरे लिए बहुत कठिन होता। इस तकनीक की माता व्यापार में कितनी है। डुबरनॉय एंड सन्स के हेनरी जी डुबरनॉय की कहानी सुनते हैं, जिनकी न्यूयॉर्क में होलसेल की बेकिंग फर्म थी। मिस्टर डुबरनॉय न्यूयॉर्क के एक होटल को अपनी ब्रेड सप्लाई करने के लिए 4 वर्षों से प्रयास कर रहे थे। वे प्रति सप्ताह मैनेजर से मिलने भी जाते थे। वे उन सभी सामाजिक समारोह में जाते थे जिनमें मैनेजर जाता था। मिस्टर डुबरनॉय ने तो उस होटल में एक कमरा भी किराए पर ले लिया था ताकि वे मैनेजर के संपर्क रहे, लेकिन फिर भी बात बनती नहीं दिख रही थी। मिस्टर डुबरनॉय ने आगे कहा, फिर मैंने अपना ढंग बदलने का निश्चय किया। मैंने उस मैनेजर की रुचि के बारे में पता लगाने का प्रयास किया। फिर मैंने पता लगा लिया कि वह मैनेजर अमेरिका के होटल एग्जीक्यूटिव की एक सोसाइटी से संबंध रखता है जिसका नाम होटल ग्रीटर्स ऑफ अमेरिका है। हम इसे लेकर इतने उत्साहित थे कि वह इस संगठन का प्रेसिडेंट बन गया
और फिर इंटरनेशनल गिटार संस्था का भी प्रेसिडेंट बन गया। इसके सम्मेलन जहाँ कहीं भी होते थे वह इसकी प्रत्येक बैठक में भाग लेता था। उसकी इसकी रुचि को जानकर मैंने अगली भेंट में उसके पास जाते ही गिटार संस्था के बारे में बात करना शुरू कर दिया और यह सुनकर तो वह बहुत अच्छा अनुभव करने लगा। बहुत देर तक गिटार संस्था के बारे में मुझसे बात करता रहा और उसकी आवाज में विचित्र उत्साह थी। मुझे तो लगता था कि वह संस्था उसके लिए समय व्यतीत करने का साधन मात्र नहीं है, बल्कि वह संस्था तो उसके जीवन का प्रमुख भाग था। उसके ऑफिस से बाहर निकलने पर उसने मुझे इन संस्था की सदस्यता बेच दी थी। इस भेंट में मैंने अपनी ब्रेड का उल्लेख तक नहीं किया था, लेकिन कुछ दिनों बाद उस होटल के स्टीवर्ड ने मुझे फोन करके कहा कि मैं अपनी ब्रेड के सैंपल तथा कीमतें लेकर पहुंच जाऊं। स्टीवर्ड ने फोन पर कहा, मालिक आपसे बहुत प्रभावित है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आपने उन पर क्या जादू कर दिया है। अब जरा सोचिए, जिस व्यक्ति के साथ व्यापार करने के लिए मैं 4 वर्षों से भटक रहा था, वही आज मुझे बुला रहा था, लेकिन मैं आज भी उसके पीछे ही चक्कर काट रहा होता यदि मैंने उस मैनेजर की रुचि का पता न लगाया होता। मैरीलैंड में हैजरस्टाउन के एडवर्ड ई हैरीमैन ने सेना की नौकरी पूरी करने के पश्चात मैरीलैंड की सुंदर कम्बरलैंड वैली में रहने का निश्चय किया, लेकिन उस क्षेत्र में बहुत कम नौकरियां उपलब्ध थी। बहुत खोजबीन के बाद पता चला एक सनकी व्यापारी आरजे फ्रैंकहाउचर उस क्षेत्र की अनेक कंपनियों का स्वामी था और अनेक कंपनियां उसके नियंत्रण में थी। उस व्यापारी ने गरीबी से अमीरी तक पहुंचने में बहुत लंबी यात्रा तय की थी। नौकरी खोजने वालों के लिए उन तक पहुंचना सरल नहीं था। मिस्टर हैरी लैम स्वयं बताते हैं, बहुत से व्यक्तियों का साक्षात्कार लेने के बाद मुझे पता चला कि उसकी सबसे अधिक दिलचस्पी धन और सत्ता प्राप्त करने में थी। उसने एक समर्पित और कठोर सेक्रेटरी भी रख रखी थी, जिसके कारण उससे मिलना बहुत कठिन था। फिर मैंने उस सेक्रेटरी की रुचियों तथा लक्ष्यों का पता लगा लिया और फिर तो मैं बिना अपॉइंटमेंट लिए सेक्रेटरी से मिलने पहुंच गया। वह सेक्रेटरी तो जैसे फ्रैंकहाउचर की छाया थी, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि मेरे पास मिस्टर फ्रैंकहाउचर के लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है जो आर्थिक तथा राजनीतिक सफलता में बदलाव ला सकता है, तो वह बहुत उत्साहित हो गई। मैंने उसे यह भी ज्ञापित कर दिया कि उसका भी फ्रैंकहाउचर की सफलता में बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद तो मिस्टर फ्रैंकहाउचर से मेरी मीटिंग तत्काल निश्चित करवा दी। उसके भव्य ऑफिस में घुसने से पहले ही मैंने सोच लिया था कि मैं सीधे सीधे नौकरी की बात नहीं करूंगा। वह एक शानदार कुर्सी पर बैठा हुआ था और मुझ पर बरस पड़ा। आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? मैंने उत्तर दिया, मिस्टर फ्रैंकहाउचर, मुझे विश्वास है कि मैं आपके लिए पैसे कमा सकता हूँ। यह सुनकर तो वह एकदम से उठा और मुझे भी एक शानदार कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण दे दिया। फिर मैंने अपने विचार को साफ साफ विस्तार पूर्वक उसके सामने प्रस्तुत किया। इस विचार को क्रियान्वित करने के लिए मैंने अपनी सभी योग्यताओं का वर्णन किया और यह भी बताया कि किस प्रकार उनसे उसकी व्यक्तिगत सफलता तथा व्यापार की सफलता में वृद्धि हो सकती है। उन्होंने तुरंत ही मुझे नौकरी दे दी और अब तो 20 साल से भी अधिक हो चुके हैं मुझे इनको व्यापार का अंग बने हुए। इससे हम दोनों को ही बहुत लाभ पहुंचा है। इस प्रकार यह तो निश्चित है कि सामने वाले व्यक्ति की रुचियों के अनुसार बात करने से दोनों पक्षों को ही लाभ होता है। कर्मचारी संप्रेक्षण के क्षेत्र के विशेषज्ञ हावर्ड जेड हार्जिंग ने तो सदा ही इस लाभ का पालन किया है। जब उनसे किसी ने यह पूछ लिया कि उन्हें इससे क्या लाभ हुआ है, तो मिस्टर हार्जिंग ने तत्काल उत्तर दिया कि उसे इससे प्रत्येक व्यक्ति से अलग अलग लाभ होता है, साथ ही उसके मित्रों का एक क्षेत्र भी बढ़ जाता है। तो इस बात को हमेशा याद रखें कि सामने वाले व्यक्ति की रुचि के बारे में चर्चा करें।